अब जल प्रकृति पर आ जाओ। जल प्रकृति के लोग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शांत लोग, सुस्त लोग, ठंडे लोग, कोई डिमांड ना करने वाले। जहां रख दो वहीं रह लेते हैं, जो दे दो वही खा लेते हैं, कोई नखरा नहीं। ना सवाल उठाते हैं ना जवाब मांगते हैं। दुनिया जैसी है उसे वैसी ही स्वीकार कर लेते हैं। ना जीवन में सुधार पसंद करते हैं ना बदलाव। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये वायु की तरह सड़कों पर नाच नाच कर, हजारों लाखों दोस्त बना बना कर, पार्टीज दे देकर, चीख चीख कर, हंस हंस कर थक गए हों। जैसे ये पृथ्वी की तरह किसी एक का होकर भी देख चुके हैं, इतना रो चुके हैं कि अब आंसू बचे ही ना हो। अग्नि की तरह पूरी दुनिया जीत कर भी देख ली, पर फिर भी खाली हाथ। जैसे ये लोग जान चुके हों कि ईश्वर जो चाहता है वही होता है। जैसे ये इस दुनिया में लौट लौट कर तंग आ चुके हों और बस अब इस जीवन यात्रा को खत्म करना चाहते हों। ये मुक्त होने के लिए पैदा होते हैं, संत होने के सबसे करीब। बचपन से ही ये बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहने वाले। उम्र बढ़ती रहती है पर इन लोगों में कोई बदलाव नहीं आता। ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। पिछली तीनों प्रकृतियों से अलग ये लोग बड़े ही सुस्त होते हैं, लेजी पर्सनैलिटी। ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते, जरा सी भी नहीं। आपने कई औरतों को शिकायत करते हुए देखा होगा कि उनके पति कोई काम धंधा नहीं करते, सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं। मैं दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्चा चलाती हूं। ऐसे पति जल प्रकृति के होते हैं। इंट्रोवर्ट लोग, इनके चेहरे से कभी पता नहीं चलता कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि शायद इन्हें आपकी बात समझ में नहीं आ रही या इन्हें आपके साथ मज़ा नहीं आ रहा, ये बोर हो रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इन्हें मज़ा आ रहा होता है, बस इन्हें अपनी खुशी या दुख दिखाना नहीं आता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग दुखी या उदास होते हैं। दुखी और उदास होने का डिपार्टमेंट तो पृथ्वी प्रकृति का है। जल प्रकृति के लोग तो मस्त होते हैं, दुखी वुखी नहीं होते। ये बस चुपचाप दुनिया को देखते रहते हैं। लोगों के बचपने पर मन ही मन हंसते रहते हैं। ये घंटों आपकी कहानियां सुन सकते हैं बिना बीच में अपनी सलाह दिए। वायु, पृथ्वी और अग्नि तीनों ही बहुत बोलते हैं। वायु सबके साथ बातें करता है, पृथ्वी सिर्फ अपने रिश्तेदारों के साथ, अग्नि सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के साथ। लेकिन जल किसी से ज्यादा बातें नहीं करता, पर यह सुनता सबकी है। बस ये लोग किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना अपना जन्मदिन मनाते हैं, ना कभी फोटो खिंचवाने के लिए सामने आते हैं। दूसरों के कंधों और सिरों के पीछे चेहरा छुपाते फिरते हैं। ये प्राणी टीवी के आसपास पाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं और अजनबियों को देखते ही किसी कछुए की तरह अपनी खोल में छुप जाते हैं। अगर बात सिर्फ जल प्रकृति की लड़कियों की जाए तो शास्त्रों में जल प्रकृति की लड़कियों को संखनी कन्या कहा गया है। शास्त्रों के मुताबिक ये लड़कियां पोकर फेस रखती हैं। चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, ना उम्मीद, ना निराशा, ना हाँ ना ना। ना इन्हें कुछ पाने की खुशी होती है, ना ही कुछ खोने का गम। ना इन पर तारीफ का असर होता है, ना ही बेइज्जती का। ये लड़कियां किसी बंद किताब जैसी होती हैं। आप चुटकुला सुनाओगे तो हंसेंगी नहीं, डराओगे तो डरेंगी नहीं। अगर आप इन्हें अपने फ्यूचर प्लान्स बताएंगे कि आप कितने कामयाब और मशहूर होने वाले हैं या आप कितना कुछ हासिल कर चुके हैं, तो ये आगे से एक्साइटेड नहीं होती। आपको लगेगा कि इन्हें आपकी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन असल में ये लड़कियां बस अपनी भावनाओं को दिखाना नहीं जानती। ये खुश होती हैं, नाराज होती हैं, दुखी होती हैं, पर मन ही मन में। आपके चुटकुले पर हंसती हैं पर मन में हंसती हैं। लेकिन सामने वाला इनके इस बिहेवियर से चिढ़ जाता है, वो परेशान हो जाता है और ये उसे परेशान देखकर और ज्यादा चुप हो जाती हैं। ये अपने दिमाग की गुफा में और अंदर जाकर छुप जाती हैं। ये लड़कियां अजनबियों से बातें नहीं करती, अपने पति तक से दोस्ती करने में 18 महीने लगा देती हैं। इनकी कोई पसंद नापसंद नहीं होती, ना इन्हें पैसों का लालच होता है, ना ही बदनामी की चिंता। अगर ये दुनिया में किसी की परवाह करती हैं तो सिर्फ अपने मन की शांति की। पहले इनका हेयर स्टाइल देखते हैं। संखनी कन्या यानी जल प्रकृति की लड़की के बालों के बारे में लंबोध्या कहते हैं, पद्मिनी कलर केशाच लंब केशाच चित्रिणी, हस्तनी उद्र केशाच लठर केशाच शंखनी।
हस्तनी यानी अग्नि के बाल छोटे होते हैं और शंखनी के बाल बिखरे हुए। लठरकेशा का मतलब है रफ एंड मेस्ड अप हेयर्स। इनके बालों को देखकर लगता है कि इन्होंने कंघी नहीं की हुई, इनके बालों की खिचड़ी बनी होती है। देखो, अगर पढ़े लिखे माता पिता मिले, अच्छा अमीर परिवार मिले तो ये लड़कियां पढ़ लिख भी जाती हैं। हो सकता है इन्हें कोई सरकारी नौकरी भी मिल जाए, तो ये साफ सुथरी तैयार होकर जॉब करने भी जाती हैं। पर इनके सुस्त रवैये और इनएक्टिव बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा होता है कि इन्हें इस नौकरी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ये लड़कियां अपने बालों का इस्तेमाल अपने चेहरे को छुपाने के लिए करती हैं। चेहरे पर मेकअप का कोई नामो निशान नहीं होता, कानों में गले में कुछ नहीं पहनती, ना बिंदिया ना लिपस्टिक। इनके कपड़े भी इनके बालों की तरह अजीब होते हैं। अगर आप लड़कियों के कपड़े बनाने वाली किसी ब्रांडेड कंपनी के शोरूम में चले जाएं तो अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको वायु प्रकृति के पहनने वाले रंग बिरंगे लेटेस्ट फैशन के कपड़े नजर आएंगे। आगे चलकर देखेंगे तो पृथ्वी प्रकृति की लड़कियों की पसंद के सदाबहार टाइप के डल कलर के ढीले ढाले पर फैशनेबल कपड़े दिखेंगे। और आगे जाओगे तो आपको अग्नि प्रकृति के लिए स्पेशली डिजाइन किए हुए पावर सूट्स यानी ऑफिस सूट्स मिलेंगे, जिनमें ज्यादातर ऑफ वाइट, गोल्डन या हल्के हरे रंग का इस्तेमाल किया गया होगा। और चौथी तरफ होंगे जल प्रकृति के पहनने वाले कपड़े। इन्हें देखते ही आप हैरान होंगे और सोचेंगे, अरे ये कपड़े कौन पहनता होगा। इनके कपड़े बड़े ही बेढंगे से होते हैं, मतलब अजीब से होते हैं। आगे से सफेद, पीछे से काले, टी शर्ट पर भूत प्रेत, शैतान और खून से सने चाकुओं की तस्वीरें बनी होती हैं या कार्टून्स बने होते हैं। कई बार किसी कब्र से निकलता हुआ मुर्दा दिखाया गया होता है या फिर किसी रैप आर्टिस्ट को चीखते हुए। वायु प्रकृति की लड़कियों के कपड़ों पर तितली, बार्बी डॉल्स या टेडी बियर्स बने होते हैं। कई रंगों के शेड्स डाले गए होते हैं। पृथ्वी के कपड़ों पर सफेद रंग, अग्नि के कपड़ों पर नीला रंग और जल के कपड़ों में काले रंग का इस्तेमाल किया गया होता है, क्योंकि नेचर के हिसाब से इन लड़कियों को यही रंग पसंद आते हैं। पद्मनी श्वेत श्रृंगारा, रक्त श्रृंगारा चित्रिणी, हस्तिनी नील श्रृंगारा, कृष्ण श्रृंगारा च शंखनी। इनकी कमीज की स्लीव इनकी कलाई से भी आगे तक होती है, इतनी लंबी कि इनकी आधी कलाई उसमें छुपी होती है। ऊपर से ये उसे खींच खींच कर अपनी उंगलियों को भी उसमें छुपाती रहती हैं। देखो, भारत में भयानक गर्मियां पड़ती हैं, इसीलिए हो सकता है कि इन लड़कियों ने शॉर्ट स्लीव वाली कमीज पहनी हो, पर वो अपने दुपट्टे से अपनी बाहों और उंगलियों को छुपाने से खुद को रोक नहीं पाती। ये लड़कियां कलाइयों में और उंगलियों में कुछ पहनती हैं या नहीं पहनती हैं, इसका आपको तभी पता चलेगा जब ये अपनी कलाइयां या उंगलियां दिखाएंगी। ये लड़कियां पैरों में जो जूते पहनती हैं वो भी अजीब होते हैं। दरअसल अजीब शब्द बना ही इनके लिए है। नीचे से चौड़े, टखनों से ऊपर और गंदे रंग वाले जूते देखकर आपको लगेगा कि ये किसी सीमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के जूते पहन आई हैं। जल प्रकृति के लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमेशा एक सा जीवन ही जीते हैं। अगर आप इन्हें 15 साल बाद भी देखेंगे तो इनका वही हेयर स्टाइल होगा, वैसी ही दाढ़ी, वैसा ही कुर्ता पजामा और वैसी ही चप्पलें होंगी जैसी 15 साल पहले थी। हाँ, बाल थोड़े से सफेद हो गए होंगे। ये जीवन में संघर्ष और बदलाव पसंद नहीं करते। आपने ऐसे लोगों के पास पुरानी मारुति 500 लूना जैसी गाड़ियां देखी होंगी या फिर 1980 में पहना जाने वाला कोट। आपके सवालों के जवाब में ये बस मुस्कुरा देंगे। बाकी प्रकृतियों की तरह आपको इनमें कोई बेचैनी या जल्दबाजी नजर नहीं आएगी। अगर आप जल प्रकृति के कमरे में चले जाएं तो आपको इनका कमरा लगभग खाली ही मिलेगा। सामान उनके घर में होता है जो वायु की तरह नई नई चीजें खरीदकर घर लाना पसंद करते हैं, या पृथ्वी की तरह पुरानी से पुरानी चीजों को जमा करना पसंद करते हैं। अग्नि की तरह अपने फ्यूचर को मजेदार बनाने वाले औजारों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन जल को तो ना कोई नई चीज लाने का शौक होता है और ना ही फ्यूचर की कोई चिंता। लेकिन फिर भी जल प्रकृति के लोग साफ सफाई पसंद करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये चीजों को छुपा देते हैं। गंदे कपड़ों के ढेर को बेड के नीचे घुसा देंगे, सारा सामान बेढंगे तरीके से अलमारी में घुसेड़ देंगे, चप्पलें दरवाजे के पीछे, गंदे बर्तन रसोई के श्रिंक में। फिर महीने में एक बार इन्हें बड़ा जोश आता है, ये बिस्तर से बाहर निकलते हैं, टीवी ऐसे बंद करते हैं जैसे दोबारा कभी नहीं चलाएंगे। ये अपना नया कोट,
जो बाहर की दुनिया की नज़र में 30 साल पुराना है उसे पहनते हैं और निकल पड़ते हैं नहा धोकर बाजारों में, शॉपिंग करते हैं। कई बार तो रास्ते में खड़े लोगों को डांटते भी हैं, उन्हें बताते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। घर लौटते हैं और दोबारा 1 महीने के लिए किसी शीतीय भालू की तरह अपनी गुफा में छुप जाते हैं। यही एक दिन होता है जब ये अपने सारे कपड़े, सारे बर्तन और घर को अच्छी तरह धो लेते हैं। मैं जल प्रकृति के कई लोगों से मिला हूं। ये लोग हर काम को करने का आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने कमरे का पंखा चलाने के लिए एक लकड़ी की छड़ी रखी हुई है और कुर्सी पर बैठे बैठे ही वो उस छड़ी से पंखे का बटन ऑन कर देते हैं। मेरा एक कजन है, वो तो जल प्रकृतियों का राजा है। उसकी सुस्ती और कामचोरी पर तो एक अच्छी खासी किताब लिखी जा सकती है। एक बार खाना खाते खाते मैंने उससे कहा कि भाई जरा रसोई से नमक ले आओ, सब्जी में नमक कम है। तो वो बोला, अबे नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बिना नमक के खा ले। सोने से पहले दरवाजा बंद करने को कहा तो कहता है इस घर में चोरी करने के लिए है ही क्या, चोर आएगा भी तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, सो जा चुपचाप। ये लोग अक्सर अपनी सुस्ती को छुपाने के लिए किसी बीमारी से ग्रस्त होने का बहाना बनाते हैं। यार मेरी कमर में बड़ी दर्द हो रही है, मुझे डिस्क मूवमेंट की प्रॉब्लम है, दर्द की वजह से हिला भी नहीं जाता। या कहेंगे मुझे धूप से एलर्जी है, मुझे धूप में चक्कर आने लगते हैं। ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इन्हें हर काम फिजूल ही लगता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग पैदा होकर पछता रहे हैं। अगर ये नशा करने लग पड़े तो सुबह दोपहर शाम 24 घंटे नशा करते रहते हैं। अगर ये दुकानदार हैं तो सारी जिंदगी दुकान से बाहर ही नहीं निकलते। इनके लिए जो काम आसान है ये उसे ही दोहराते रहते हैं, आगे बढ़ने की नहीं सोचते। इसलिए ये लोग सेवक बनते हैं, नौकर बनते हैं। साफ सफाई करना, चौकीदारी करना, दूसरों के बच्चे संभालना, गंदगी उठाना। यही लोग चोर, डाकू, लुटेरे और ठग बनते हैं ताकि मेहनत ना करनी पड़े। दूसरों का पैसा लूटकर नशा और आराम करना इन्हें ज्यादा आसान रास्ता लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अमीर घर में पैदा हुए हैं या गरीब घर में, इनका हर कहीं यही हाल रहता है। इन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ होती है मोटिवेशनल बातों से। अगर आप इन्हें आगे बढ़ने, अपनी जिंदगी सुधारने और कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो 2 काम होंगे, या तो ये आपका सिर फोड़ देंगे या दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। लेकिन आपको याद होगा जल प्रकृति के बारे में बोलते वक्त मैंने शुरू में कहा था कि ये लोग संत बनने के सबसे करीब होते हैं। इनका जन्म मुक्त होने के लिए ही हुआ होता है, क्योंकि इन्हें दुनियावी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इन पर कोई मोह माया असर नहीं करती। ये दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकलने के खूनी खेल में नहीं पड़ना चाहते। अगर इन्हें किसी से प्यार होता है तो बस खुद से। ये खुद को खुश रखना चाहते हैं और जानते हैं कि अगर दोस्त बनाए तो वो एक दिन बिछड़ जाएंगे। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, हर चीज सिर्फ दुख देती है। इसीलिए ये लोग किसी चीज से लगाव नहीं रखते। अंतर मन में बसे सत्य की खोज करने के लिए आपको हर फिजिकल एक्टिविटी बंद करनी पड़ती है। अगर आपका शरीर कहीं और उलझा रहेगा तो मन अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए खुद में कैसे उतर पाएगा। आखिरकार कुछ जल प्रकृति के लोग घर में पड़े पड़े ऊब जाते हैं, लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान होने लगते हैं, सुखों की अधिकता से इन्हें घिन आने लगती है और फिर अचानक एक दिन ये लोग सब कुछ छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल जाते हैं। जो लोग दशकों से अपने कमरे में बंद थे, जो पड़ोस की दुकान से भी होम डिलीवरी मंगवाते थे, ना जाने कौन सा चमत्कार इनमें ऐसी ताकत भर देता है कि फिर ये लोग सीधा हिमालय की यात्राओं पर निकलते हैं। पैदल चलकर ही देशों के देश पार कर जाते हैं। कम खाकर, बिना साथी के, बिना भविष्य की चिंता के जीना तो इनका जन्मजात गुण है। ये लोग जंगलों में अकेले रह सकते हैं, सालों साल ध्यान मग्न, जब चाहे रोते हैं, जब चाहे हंसते हैं। इस वक्त मेरे दिमाग में हॉलीवुड की 2 फिल्मों के नाम आ रहे हैं जो जल प्रकृति के लोगों पर बनी है। एक है ट्रैक्स 2013 की फिल्म है। यह एक लड़की की कहानी है जो पैदल ही दुनिया की यात्रा पर निकल गई थी। दूसरी फिल्म है इनटू द वाइल्ड।
ये 2007 की बनी मूवी है। ये एक लड़के की कहानी है। ये दोनों कहानियां सच्ची हैं। ऐसी कई कहानियां आपको मिल जाएंगी जो शांत नजर आने वाले पर कल्पना से परे जिंदगी जीने वाले जल प्रकृति के लोगों की जिंदगी पर बनी हैं। ये लोग ना वायु की तरह दुनिया को दिखाने के लिए जीते हैं और ना ही पृथ्वी की तरह खुद पर अफसोस करते हुए। ना ही ये लोग क्रोध की अग्नि लिए किसी लक्ष्य के पीछे पड़े होते हैं। इनके लिए दुनिया एक वेटिंग रूम जैसी जगह है। ये इंतजार करते रहते हैं कि कब जीवन खत्म हो और ये उस महाज्योति में जाकर लीन हो जाएं। इसीलिए दुनिया छोड़ने से पहले ये दुनिया को बहुत नजदीक से देख लेना चाहते हैं। भिखारियों के साथ भीख मांगते हैं, त्योहारों में नाचने वालों के साथ नाचते हैं, लोगों से लिफ्ट मांगते हुए, नए नए नज़ारे देखते हुए, अखबारों, मन घड़त कहानियों, लालच, शक, महत्वाकांक्षा, भागम भाग, हर चीज से दूर ये कुदरत की गोद में सुकून से मरने का इंतजार करना चाहते हैं। यही लोग दादू बनते हैं, गुलाल बनते हैं, बुल्ले शाह, कबीर, रामदास, शिरडी के साईं, रामकृष्ण परमहंस, वाल्मीकि, सूरदास, मीरा, नानक, बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, यही शिव हो जाते हैं। आचार्य मनु ने अपनी कृति मनुस्मृति में जल प्रकृति के लोगों को शूद्र कहकर पुकारा है। उनके मुताबिक शूद्रों का जन्म ब्रह्मा जी के पैरों से हुआ था। ये लोग पूरी सृष्टि का भार संभालते हैं। वायु, पृथ्वी और अग्नि आखिरकार थक जाते हैं और जल प्रकृति के लोगों की शांत और ममतामयी छांव में आराम पाते हैं। वेद वांग्मय में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त आत्म तत्व की कल्पना पुरुष यानी विराट पुरुष के रूप में हुई है। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, मस्तक से ज्यूलोक और पैरों से धरती उत्पन्न हुई है। इसीलिए हमारी धरती को शूद्र कहा जाता है। वो हमें जन्म देती है, जल देती है, अन्न देती है। वेदों में मां को और गुरु को शूद्र कहा गया है। पुरुष सूत्र में पूरी सृष्टि को अकाल पुरुष के रूप में पेश किया गया है। पुरुष का अर्थ मर्द नहीं होता, पुरुष का अर्थ जीवन देने वाला होता है, जो धरती को बीज देता है और धरती उस बीज को जीवन देती है। लेकिन क्योंकि अब हम इंसानों में मर्द औरत के गर्भ को बीज देता है ताकि वो बच्चा पैदा कर सके, इसीलिए उस अंदाजे से मर्द को भी पुरुष कहा जाने लगा। और महिला शब्द का मतलब भी औरत नहीं होता। महिला का मतलब होता है आजाद, स्वतंत्र, जो किसी बंधन को नहीं मानता, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जो सत्य असत्य से भी परे चले जाए, जिस पर ना जीवन असर करता हो ना मृत्यु, जो यात्रा पर हो। महिला तो किसी मर्द का नाम भी हो सकता है। जो लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो हिंदी भाषा के अच्छे जानकार हैं, वो अपने बेटे का नाम भी महिला रख सकते हैं। पुरुष का अर्थ होता है ईश्वर और महिला का अर्थ होता है शूद्र, यानी जो यात्रा करके वापिस उसी ज्योति में समा जाए जहां से उसका जन्म हुआ था। जल प्रकृति की लड़कियों को, पत्नियों को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि ये अपने घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं और चुपचाप टीवी देखती रहती हैं। ना नए कपड़े मांगती हैं, ना घूमने जाना चाहती हैं और ना ही ऐशो आराम करने के लिए बड़े घर का सपना देखती हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो कहना चाहती हैं उसे मन ही मन में खुद को ही कह लेती हैं, आपसे नहीं कहेंगी। और भाई चुप रहने वाली बीवी मिल जाए तो और क्या चाहिए। इन लोगों की दो निशानियां होती हैं। एक, अगर आप इन्हें सुबह फोन करो तो सो रहे होते हैं, दोपहर को फोन करो तो भी सो रहे होते हैं, शाम को फोन करो तो भी आपका फोन सोते हुए ही उठाएंगे, पर सारी रात शांत वातावरण में या तो टीवी देखते रहेंगे, या तेज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनते रहेंगे, या फिर किसी पॉर्न साइट पर ब्लू फिल्में देख देख कर खुद को सता रहे होते हैं। ये लोग 3D एनिमेटर बनते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, राजदूत, शांतिदूत, बैंक कर्मचारी, इंटीरियर डिजाइनर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सर्जन्स, थिएटर आर्टिस्ट या गोताखोर। दूसरी निशानी, ज्यादातर जल प्रकृति के लोग आपको धार्मिक स्थानों पर मिल जाएंगे, किसी दरगाह पर कव्वालियां सुनते हुए, किसी मंदिर गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर बैठकर भजन कीर्तन सुनते हुए, या किसी डेरे में अपने गुरु के समीप बैठकर संतों के सूत्रों के अर्थ समझते हुए। देखो, किसी गुरु के डेरे में जाकर बैठने में कोई बुराई नहीं है, पर ये लोग लौटकर घर वापस कभी नहीं आते। लाखों करोड़ों जल प्रकृति के लोगों में से कोई एक, कोई विरला ही संत हो पाता है।
ये अचानक कहीं गायब होने में बड़े माहिर होते हैं और ये ऐसा जानबूझकर करते हैं। ये अपने दिमाग में किसी विचार को 4 से 6 महीने तक खंगालते हैं, उसके दोषों को ठीक करते हैं, उसे कहने के लिए प्रभावशाली भाषा का निर्माण करते हैं। जब ये अपनी बात को कहने के लायक महसूस करते हैं तो ही मुंह खोलते हैं, अपनी बात कहते हैं और फिर से 4-6 महीनों के लिए गायब हो जाते हैं। ये अग्नि प्रकृति के धर्मगुरुओं की तरह लोगों को किसी लक्ष्य तक पहुंचाना नहीं चाहते और ना ही किसी भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। ये कम बोलते हैं पर इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा हाई क्वालिटी का होता है। ये बाकी प्रकृतियों की तरह हंसने हंसाने के लिए दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते। मेहमानों को हंसाने के लिए अपनी बीवी के चेहरे, उसकी अनपढ़ता या उसके बाप का मखौल नहीं उड़ाते। ये बिना खुद हंसे शांत चेहरे के साथ ऐसी बात कह जाते हैं कि पहले तो आपको इनका मजाक समझ में ही नहीं आता, लेकिन जब समझ में आता है तो आप अंतर मन तक झिलमिला जाते हैं। इनका मजाक आपको कई दिनों तक मुस्कुराता रहता है। इनके चुटकुले सदियों की दरिद्रता और रूढ़िवादी सोच को आपके दिमाग से ऐसे निकाल देते हैं जैसे गोली चलने पर आम के बागों से तोते उड़ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इनके साथ शर्त लगानी चाहिए, क्योंकि ये शर्तों से बहुत आगे चले जा चुके होते हैं। शर्त दुनियावी चीजें हैं, लेकिन ये जिस यात्रा पर निकलते हैं वहां गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां हार जीत जैसा कुछ नहीं होता। ये अग्नि प्रकृति की तरह आपकी उंगली पकड़कर तो आपको नहीं चलाएंगे, लेकिन ये भरोसे के काबिल होते हैं। अभी तक हमने चारों प्रकृतियों का इंट्रोडक्शन देखा। जब मैं हर प्रकृति के बारे में बोल रहा था तो आपके दिमाग में आपके कई दोस्तों और रिश्तेदारों या मशहूर हस्तियों की तस्वीरें आई होंगी। सबसे ज्यादा आपको वायु प्रकृति के लोग देखने को मिले होंगे। मुझे यकीन है आपकी लिस्ट में कम से कम 10 लोग तो वायु प्रकृति के जरूर होंगे, क्योंकि वायु प्रकृति के लोग कभी घर में नहीं बैठते। वो सड़कों पर, बसों में, ट्रेन्स और बाजारों में घूमते रहते हैं, टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, फिल्मी अभिनेता बनते हैं, रियलिटी शोज में अपना जोश और जुनून दिखा रहे होते हैं। जो अच्छी खबर सुनते ही थोड़ा सा ही सही कहीं भी नाचने का मौका नहीं गवाते। खुद को छोटा सा बच्चा समझते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। आप ऐसे लोगों से घिरे होंगे। ये लोग बहुत डिमांडिंग होते हैं। दूसरे नंबर पर आपको पृथ्वी प्रकृति के लोग नजर आए होंगे। हालांकि ये लोग भी गिनती में वायु प्रकृति के लोगों जितने ही होते हैं। दुनिया में 25% लोग पृथ्वी प्रकृति के हैं, लेकिन आपकी बनाई लिस्ट में इनकी गिनती कम होगी, क्योंकि ये लोग नजर कम आते हैं। ये लोग अपना चेहरा छुपाकर बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। मेहनती लोग, जुझारू लोग, जड़ों तक पहुंचने वाले लोग। तीसरे नंबर पर आपको अग्नि प्रकृति के लोग दिखाई दिए होंगे। ये तो पृथ्वी से भी कम नजर आते हैं, क्योंकि ये लोग अपना पूरे का पूरा जीवन ही, अपना एक एक सेकंड खुद को नंबर 1 बनाने में लगा देते हैं। याद रखना, जब भी मैं अग्नि प्रकृति पर बोलूंगा मैं उनके कॉम्पिटिटर पर जरूर बोलूंगा कि अग्नि प्रकृति के लोगों को अपने कॉम्पिटिटर से कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि अग्नि बना ही कंपटीशन करने के लिए है। उसको कंपटीशन के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वायु प्रकृति के लोग सुबह उछलते हुए ऑफिस पहुंचते हैं और शाम को 5 बजे ऑफिस से लौटते हुए नजर आते हैं। फिर शॉपिंग करते हैं, पार्टीज करते हैं। पृथ्वी वाले सुबह सुस्त चाल से चलते हुए ऑफिस जाते हुए नजर जरूर आते हैं, पर ऑफिस से लौटते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि ये लोग ओवर टाइम करने के लिए ऑफिस में रुक जाते हैं। फिर 7 बजे या 8 बजे इक्का दुक्का किसी किसी को नजर आते हैं, वो भी घर पहुंचने की जल्दी में, क्योंकि इन्होंने घर पहुंचकर अपनी बाकी की जिम्मेदारियां भी तो पूरी करनी होती हैं। ये घर पहुंचते हैं और अगले दिन सुबह तक दोबारा नजर नहीं आते। अग्नि प्रकृति के लोग मालिक होते हैं। वो ना सुबह ऑफिस जाते हुए नजर आते हैं और ना ही शाम को ऑफिस से लौटते हुए। क्यों? क्योंकि ये लोग सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं और रात को 2 या 2:30 बजे तक ऑफिस में ही रहते हैं। इन लोगों को नींद ना आने की बीमारी बचपन से ही होती है। चौथे नंबर पर हैं अपने जल प्रकृति के लोग। अगर आपको एक भी जल प्रकृति का इंसान मिल गया हो तो गनीमत समझना। पहली बात तो ये लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं तो कुछ ज्यादा ही दूर निकल जाते हैं। या तो डाकू बनते हैं या संत। राम शब्द का अर्थ होता है मेहनत करना, संघर्ष करना, मुसीबतों को झेलना, और अराम का मतलब होता है मेहनत ना करना, संघर्ष से पीछे हटकर दृष्टा हो जाना।
यानी बस चुपचाप देखना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इससे हमेशा के लिए मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। आपने दूसरों को तो पहचान लिया होगा, लेकिन खुद को पहचानने में थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि अरे यार, मैं तो थोड़ा सा वायु भी हूं, थोड़ा सा पृथ्वी भी हूं, थोड़ा सा अग्नि भी हूं और जल भी। आपके इन सब सवालों के जवाब आने वाले लेक्चर में मिलेंगे। अभी तो हम लोगों ने इन चारों प्रकृतियों का बस इंट्रोडक्शन देखा है। अभी तो आप लोगों ने सिर्फ 1% ही सीखा है। 99% इंफॉर्मेशन तो अभी बाकी है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी से जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले लेना। अभी खुद को समझो, दूसरों को समझो। मटका गणना से आपको दूसरों को स्वीकार करने में आसानी होगी। हम सब दूसरों से अलग हैं, कोई हमारे जैसा नहीं है। इसीलिए हम दूसरों के बिहेवियर से चिढ़ जाते हैं। उनकी हरकतें हमें परेशान कर देती हैं। कोई हर वक्त बोलता रहता है, खुद को स्पेशल समझता है, तो ऐसे इंसान के लापरवाह रवैये को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई हर वक्त बेवजह परेशान रहता है तो उसके चेहरे से हमें कोफ्त होने लगती है। मटका गणना सीखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये आदमी ऐसा क्यों है। इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। दरअसल इसके अंदर जो वायु तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, वो इसको ऐसी हरकतें करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अब दूसरा सवाल उठता है, क्या हम अपने अंदर के तत्व को बदल सकते हैं? क्या हम वायु प्रकृति छोड़कर अग्नि प्रकृति के बन सकते हैं? जवाब बड़ा ही खुशनुमा है, हां। आप चाहें तो अपने अंदर के तत्व को बदल सकते हैं। अगर आप वायु प्रकृति के हैं और खुद को बदलकर अग्नि प्रकृति का बनाना चाहते हैं, या पृथ्वी का या जल का, तो यह उतना ही आसान है जितना वायु प्रकृति का ही रहना आसान है। अगर आप वायु प्रकृति के हैं और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बिजनेस करना आपके बस की बात नहीं है। बाप का चलता हुआ बिजनेस चाहो तो कुछ सालों में धीरे धीरे डुबो दो, लेकिन अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करने की ना सोचना। इसके लिए आपको अग्नि होना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि जब कोई काम शुरू करता है तो कम से कम 50 सालों तक उसका कोई कॉम्पिटिटर उसके सामने खड़े होने की सोचता भी नहीं। क्योंकि अग्नि का बिजनेस कॉन्सेप्ट इतना फुल प्रूफ और कंफ्यूजिंग होता है कि इनके कॉम्पिटिटर इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी डिकोड करते करते अपना बिजनेस भी डुबो बैठते हैं। सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं, डिसक्वालिटीज हैं। जब मनुस्मृति आप लोगों से कहती है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ, वैश्यों का जांघों से, क्षत्रियों का भुजाओं से, शूद्रों का पैरों से, तो आपके दिमाग में ब्रह्मा जी की एक तस्वीर बनती है। वो तस्वीर जो आपने टीवी में देखी है, किताबों में या दुकानों पर देखी है, अपने जैसे ही इंसान की तस्वीर। अरे नहीं, ब्रह्मा जी कोई इंसान थोड़ी ना है जो अपनी टांगों पर चलकर यहां से वहां घूमते फिरते होंगे। ब्रह्मा तो एक विचार है, वो वेद है, वो गीली मिट्टी है, हवा है, अग्नि है, जल है, जीवन है।